हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा अंत तक जो है आखिरी तक इसको जरूर देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से जो ये जो टेक्निक है कितने कितने जो है जो रूप है उन सभी रूपों में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या ये जानते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे पहले होता था कि प्रारंभ में होता था कि कहीं पर चोरी हो गए या कोई अपराध हो गया तो वहां पर जो व्यक्ति होता था उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते थे, मतलब उसकी उंगलियों के निशान लिए जाते थे और उस उंगलियों के निशान से मिलाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे 1985 ईस्वी से पहले सारी प्रक्रिया चलती थी, लेकिन 1985 ईस्वी में एलेक्स जेफरी, एक साइंटिस्ट हुए एलेक्स जेफरी, इन्होंने 1985 में जो हम लोगों की कोशिकाओं के केंद्र के अंदर डीएनए उपस्थित होता है उस डीएनए का एक जो है छाप के द्वारा जो है उस डीएनए के द्वारा एक जो है जो भी वहां पर अपराध है या जो भी पितृस्थ विवाद है या फिर कोई भी जो है हत्या है तो इस सभी घटनाओं को जो वहां से जो है देखा गया। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो खोज है वो एलेक्स जेफरी ने किया। हालांकि ये जो प्राचीन परंपरागत था उससे भिन्न है। प्राचीन हम लोग करते क्या थे, उंगली का निशान लेते थे। यहां पर तो डीएनए का जो है सीक्वेंस ज्ञात करेंगे। डीएनए में उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड होता है उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ज्ञात करके हम उसका जो वर्णन कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या, इसका यूज कहां पर, इसकी पहले बात कर लेते हैं। देखिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, जैसे कोई अपराध हो गया, इसे मान लेते हत्या हो गया या किसी का बलात्कार हो गया या फिर जैसे मान लेते हैं कि पितृस्थ विवाद है कि जैसे बहुत लोग होते हैं कि उनकी संतान कौन से, तो वो भी जांच करने के लिए। तो इस तरह से यहां पर जो है बहुत सारे स्थानों पर इसका उपयोग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमें जो डीएनए उपलब्ध कराना होता है वो हमारे सेल से लिया जाता है। अब उस सेल में हो सकता है कि बहुत सारे जैसे हमारा ब्लड है, उस ब्लड का सैंपल भी लिया जा सकता है, ब्लड के सैंपल को ले सकते हैं, या जो रूट हेयर है यानी जो बाल के जड़ होते हैं उसके सैंपल को ले सकते हैं। स्किन की जो कोशिकाएं हैं उसके सैंपल को यहां पर ले सकते हैं। सीमेन मीन्स होता है जिसमें स्पर्म होता है, उसके सैंपल को ले सकते हैं। या वेजाइनल फ्लूइड हो गया, इसके सैंपल को ले सकते हैं, वेजाइनल फ्लूइड। इसके अलावा जो है जो विघटित अस्थियां होती हैं, जो स्प्लिटेड बोन्स होती हैं, उन सब जगहों से जो है हम जो है जो इसके नमूने हैं उस नमूने को ले सकते हैं। मतलब कि हम चाहे उसके अपने शरीर के ब्लड से या फिर जो है जो बाल है, कभी कभी बाल जो उखड़ के गिर जाता है तो उसके जो रूट होता है वहां पर मसल्स लगे होते हैं, जहां पर भी सेल्स प्रेजेंट है उन सभी भागों से इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त करना है? डीएनए को प्राप्त करना है। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इससे प्राप्त कर सकते हैं और इसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के अपराधों तथा पैतृक विवाद में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो पूरी मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक रहता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। यहां पर हम जो है आइसोलेशन के स्थान पर सेपरेशन भी ले सकते हैं, डीएनए का अलगाव। लेकिन देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि जैसे मान लेते हैं कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई, चोरी हो गया या कुछ भी, तो वहां पर जितने लोग होंगे 20-25 लोग, सबका सैंपल लिया जाएगा, सबका सैंपल लिया जाएगा। और अगर मान लेते वहीं पर कोई ब्लड गिरा है या बाल के जो है बाल उखड़ के गिरा है तो उसको सैंपल लेकर के रखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मान लेते हैं यहां पर क्या होगा कि कोई अपराध हो गया है, उस अपराधी का हो सकता है बाल उखड़ के गिर गया हो, उस बाल को लेकर के उसका एक डीएनए जो पूरी मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के थ्रू जो है उस डीएनए का एक फिंगरप्रिंट तैयार कर लेंगे। तो पहले हम लोग डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं किस प्रकार से उसकी आगे की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए।
सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो वो है डीएनए। अब डीएनए कहां पर है? वो सेल के केंद्रक के अंदर है, आसानी से मिलेगा नहीं। तो जैसे मान लेते ये सेल है, ये सेल है मान लिया, इस सेल के केंद्रक के अंदर डीएनए है, इसको निकालना है। तो यहां पर एक एंजाइम का यूज करते हैं, लाइसोजाइम। विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम, इस लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा जो है ये जो कोशिका कला है या केंद्रक कला, इसको स्प्लिटिंग किया जाता है और इससे जो है जो डीएनए है उस डीएनए को पृथक कर लिया जाता है। अब डीएनए यहां से पृथक हो गया। इसी डीएनए पर कहीं कहीं पर जो है कुछ विशिष्ट खंड भी पाए जाते हैं। ये जो विशिष्ट खंड होते हैं सभी प्राणियों में, जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर उपस्थित, जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों में ये जो विशिष्ट स्थान होता है वो अलग अलग दूरी पर होता है और उसी अलग अलग दूरी, उसी अलग अलग स्थानों के कारण ही जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के डीएनए से एकदम अलग होता है। चाहे वो सगी संतान ही क्यों ना हो, फिर भी उनमें डीएनए का ये जो सीक्वेंस है, विशिष्ट स्थान है, वो पृथक जगह पर होगा। अब विशिष्ट स्थान है क्या, ये बात। तो इसमें जो विशिष्ट स्थान होता है इसको कहते हैं पैलिंड्रोम, इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है? अगर बात करें लाइसोजाइम एंजाइम से पृथक किया और इसी में एक भाग है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या करता है, पैलिंड्रोम होता क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं विलोमा पद, अर्थात डीएनए में जीन का वह सीक्वेंस जिसमें आगे तथा पीछे का समाक्षर समान होता है उसे कहते हैं पैलिंड्रोम या विलोमा पद। जो पैलिंड्रोम होता है, इस पैलिंड्रोम सबसे विशिष्ट होता है। इस पैलिंड्रोम के जो उपस्थित विशिष्ट प्रकार के जीन होते हैं वो सभी प्राणियों में अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं और यही पैलिंड्रोम निर्धारित करता है, इसी के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा जीनोम जो है या कौन सा डीएनए का सीक्वेंस किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। पैलिंड्रोम, इसी पैलिंड्रोम के एक निश्चित स्थानों पर कुछ विशिष्ट प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए खंड होते हैं जिसे नाम दिया गया है जंक डीएनए। ये जंक डीएनए कुल डीएनए का जो 0.5% ही मात्र होता है। जो जंक डीएनए होता है इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य अभी तक अननोन है, मतलब इसका क्या कार्य ये ज्ञात नहीं है। बस पैलिंड्रोम जो विशिष्ट खंड है उसी पर विशिष्ट स्थानों पर पाए जाने वाला डीएनए होता है। तो पहले क्या प्राप्त हो गया? डीएनए प्राप्त हो गया जिस पर विशिष्ट प्रकार के कुछ खंड है जिसमें आगे तथा पीछे का समाक्षर यानी बेस समान होता है, तो उसको नाम दिया गया विलोमा पद अर्थात पैलिंड्रोम। अब ये यहां से डीएनए पृथक कर लिया गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? क्लीवेज ऑफ डीएनए, क्लीवेज ऑफ डीएनए। इस डीएनए के छोटे छोटे खंडों में काटेंगे। ये चीज ध्यान देना, छोटे छोटे खंडों में कैसे काटेंगे? तो जो पैलिंड्रोम होता है इस पैलिंड्रोम साइड से काटते हैं और कहीं से नहीं कटेगा, वो केवल पैलिंड्रोम साइड से ही कटेगा। और इसमें जो क्लीवेज ऑफ डीएनए, इसके लिए एक जो एंजाइम का यूज करते हैं वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की उपस्थिति में जो है डीएनए को काटा जाता है। डीएनए को काटेंगे कहां से? सपोज करते उसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के करने से। ये मान लेते डीएनए है, यही पैलिंड्रोम है, कोई इसका निश्चित स्थान नहीं होता है, ध्यान में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। तो इसी पैलिंड्रोम पर जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से क्रिया कराएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इस डीएनए के गोल में डालेंगे, तो यह इसके जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है यह इसके पैलिंड्रोम साइड से इसको काट देता है, इसके पैलिंड्रोम साइड से इसको काट देता है। किसके थ्रू काटा गया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की बात करें तो उसके बारे में सबसे पहले जान ले। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की खोज सबसे पहले मैथन्स एंड स्मिथ ने किया था। मैथन्स एंड स्मिथ ने 1970 ईस्वी में इसकी जो खोज किए थे और यह जो है अब तक तो लगभग 900 से अधिक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की खोज हो चुकी है। इसको सबसे पहले जो है हीमोफिलस
हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया था, इसीलिए इसको नाम दिया गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हिंदी थर्ड, और उसको नाम दिया गया हिंदी थर्ड। इसको हिंद थर्ड भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइड एंजाइम की खोज नाथन एंड स्मिथ ने किया था, 1970 ईस्वी में किया था। 6 न्यूक्लियोटाइड का एक खंड था, जहां पर जो है जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइड एंजाइम होता है जो एक विशिष्ट स्थानों से काटता है। देखिए जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम खोजे गए हैं वह एक विशिष्ट स्थानों से ही केवल जो है डीएनए को काटता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम क्या किया, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर कट गए, कुछ छोटे रहेंगे कुछ बड़े हो गए, कुछ इस प्रकार से संरचना में जो है पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे खंडों में इसको जो डीएनए को काट दिया गया। अब ये जो डीएनए कटे हुए हैं, इसी कटे हुए डीएनए पर कहीं कहीं पर वीएनटीआर पाया जाएगा, अर्थात कुछ यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति हुई होती है। कुछ न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति होती है, मान लेते हैं इस वाले पर पुनरावृत्ति हुई है, इस पर पुनरावृत्ति हुई है और इस वाले पर पुनरावृत्ति हुई है। मतलब इसमें एक चीज पाया जाता है वीएनटीआर, वीएनटीआर इसको कहते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो यहां पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है वो कहीं कहीं पुनरावृत्ति हो जाती है, रिपीटेशन हो जाता है, तो उसको नाम दे दिया जाता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, यानी कि वीएनटीआर। तो वीएनटीआर सभी डीएनए खंड पर नहीं पाया जाता, वीएनटीआर कुछ विशेष प्रकार के डीएनए खंडों पर ही पाया जाता है। जैसे यहां पर काटा गया तो सब पर नहीं, जैसे इस पर नहीं पाया गया, इस पर नहीं पाया गया, तो कुछ खंडों पर ही वीएनटीआर प्रेजेंट होता है। तीसरे टॉपिक में आ जाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब इस प्रक्रिया में जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस प्रक्रिया में क्या करेंगे, एक एगरोज जेल ले लेंगे, एक एगरोज का जेल ले लेंगे, उसको जो है एक जिलेटिन की फिल्म पहले लेंगे, जिलेटिन की फिल्म, ये मान लेते हैं जिलेटिन की फिल्म है, जिलेटिन फिल्म। अब इस पर एक एगरोज जेल ले लेंगे, एगरोज जेल इसका मैट्रिक्स बना लेगा, एगरोज जेल। ये दिमाग में आता है एगरोज प्राप्त किससे करते हैं, तो एगरोज जो होता है समुद्री लाल शैवाल जो है जिलेडियम या ग्रेसिडेरिया से प्राप्त होता है एगरोज। एगरोज का एक मैट्रिक्स बना लेंगे, यानी इसका जेल को जो है उस जिलेटिन की फिल्म पर जो है पूरी तरह फैला देंगे, और इसका संबंध एक जो है विद्युत धारा से, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक से जोड़ देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज देने के लिए यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब क्या होता है, इस डीएनए को इसमें सब डाल देते हैं। ये डीएनए क्या होता है, अब यहां पर सभी डीएनए है, ये डीएनए के जो इसमें, क्योंकि डीएनए में फास्फोरिक एसिड पाता है, फास्फेट पाते हैं, जो डीएनए होता है, अगर डीएनए में बात करें तो डीएनए में फास्फेट पाया जाता है, या कह सकते फास्फेट आयन पाया जाता है। इस फास्फेट आयन की उपस्थिति के कारण जो डीएनए होता है वो एनोड की तरफ बड़ी तेजी से जो है आकर्षित होता है, यानी इसी के कारण जो डीएनए होता है वो एनोड की तरफ बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। तो इससे क्या होता है, छोटे वाले जो डीएनए खंड होते हैं बड़ी तेजी से जो है एनोड की तरफ जाते हैं, जबकि बड़े वाले खंड बहुत स्लो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो बड़े खंड होते हैं ऊपर आ जाते हैं, ऊपर रहते हैं इस तरह से, और जो छोटे छोटे खंड होते हैं उससे ये जो है उससे नीचे की ओर क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं इस तरह से। मान लो वीएनटीआर यहां कहां पाया जा रहा है, वीएनटीआर, तो इस तरह से एक सीक्वेंस में इसका जो डायरेक्शन व्यवस्थित हो जाता है। अब इसको यहां से निकाल लेते हैं, और ध्यान देना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रक्रिया है इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इसी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा एनोड की तरफ जो इस मान लेते इधर एनोड है, तो एनोड की तरफ जो है, क्योंकि इसमें फास्फेट आयन है,
फास्फोरिक अम्ल है जो फास्फेट आयन के रूप में रहेगा, उसके कारण जो डीएनए होगा वो एनोड की तरफ तेजी से जाएगा, तो छोटे वाले खंडों में बड़ी तेजी से नीचे की ओर जाएंगे, जबकि बड़े खंड उतनी तेजी से नीचे की ओर एनोड की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से एक सीक्वेंस में ये व्यवस्थित हो जाते हैं, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। अब इसको यहां से निकाल लेंगे। अब इस प्रक्रिया से इसको निकाल करके छान करके और कुछ विशेष प्रकार के रसायन अथवा कुछ क्षारीय पदार्थ अथवा उच्च तापक्रम दे करके इसके जो डीएनए है उस डीएनए को खोल देते हैं। अब सपोज करते हैं यहां पर डीएनए सीक्वेंस खुल गया, ये डीएनए सीक्वेंस खुल गया। ये उस तरह से व्यवस्थित रहेगा छोटे करके हुए। ये डीएनए जो खुल गया, अब इस पर बीएनटीआर कहीं विशिष्ट स्थानों पर बीएनटीआर होगा। मान लीजिए यहां पर कहीं बीएनटीआर है, ये बीएनटीआर यहां पर पाया जा रहा है। अब चौथे टॉपिक में क्या करेंगे, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद इसको जब पृथक करते हैं तो चौथे टॉपिक में जाएंगे, यानी चौथे पार्ट में जाएंगे बाइंडिंग प्रोब विद बीएनटीआर, बाइंडिंग प्रोब विथ बीएनटीआर। तो हमने पहले ही बता दिया है बीएनटीआर के बारे में। बीएनटीआर क्या है, इसलिए बीएनटीआर है, ये बीएनटीआर है, ये बीएनटीआर है, ये बीएनटीआर है, ये बीएनटीआर है। बीएनटीआर क्या है, वेरिएबल नंबर टेंडर रिपीट्स न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति वाला एक खंड होता है। सभी न्यूक्लियोटाइड सभी डीएनए खंड पर ये नहीं पाया जाता है, ये सभी अलग अलग डीएनए खंडों पर अलग अलग पाए जाते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन की प्रोब क्या होता है, तो सबसे पहले एक प्रोब बना लेते हैं। प्रोब क्या होता है, अगर प्रोब की बात करें, जो प्रोब होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि रेडियोधर्मिता से चिह्नित करके बनाया जाता है, रेडियोधर्मी के गुण होते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोब, क्योंकि ये रेडियोधर्मी के गुण इसी के पास होता है, तभी जो है एक्सरे पेपर पर इसको लिया जा सकता है, इसके फोटो। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि रेडियोधर्मी होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। अब क्या करते हैं, इस प्रोब को उठा करके इसमें मिला देते हैं। तो प्रोब जो होता है वो केवल उन खंडों से जुड़ता है जिसमें बीएनटीआर प्रेजेंट होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये भी है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये भी सब बन गया, क्योंकि इसके डबल स्ट्रैंडेड थे उसको खोल दिया गया। अब क्या करेगा, ये जो प्रोब होगा केवल और केवल जाकर के जो बीएनटीआर होगा उस बीएनटीआर खंडों से ही केवल ये जो है जुड़ेगा। इस तरह से तो केवल और केवल बीएनटीआर खंड से जुड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि इसमें डार्क और एक लाइट बैंड बन जाएगा, ये डार्क बैंड बनाएगा, ये लाइट, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया और ये सिंगल स्ट्रैंडेड किया गया। तो बीएनटीआर से जैसे प्रोब जुड़ जाता है अब वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है वहां पर, और उसकी फोटो लेंगे तो डार्क आएगा। यानी पांचवें स्टेप पे चले जाएंगे, पांचवा फिंगर प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग। अब इस स्टेप में एक एक्सरे पेपर लेते हैं, एक्सरे पेपर, एक एक्सरे पेपर ले लिया गया। एक्सरे पेपर ये लिख देते हैं, एक्सरे पेपर, एक्सरे फिल्म। इस एक्सरे फिल्म पर अब इसको जो है इसकी फोटो लिया गया। जो रेडियोधर्मी होने के कारण जो प्रोब होता है रेडियोधर्मिता से चिह्नित, चूंकि रेडियोधर्मी के गुण है, अतः अब इसको एक्सरे पेपर पर या एक्सरे फिल्म पर इसकी फोटो को लेना आवश्यक जो है सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि रेडियोधर्मिता के गुण होता है, इसी गुण के कारण हम उसकी जो है जो भी प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब को एक किसी भी पेज पर जो है और किसी भी जो पेपर पर या फिल्म पर इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्सरे फिल्म का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जिस पर बीएनटीआर होता है वो अधिक जो है गाढ़ा यहां पर जो है हो जाता है, इस प्रकार से। ये जिस पर नहीं होता है, बीएनटीआर नहीं जुड़ता है, वो हल्का, फिर हल्का, फिर थोड़ा डार्क बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड,
लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड, और ये फिर डार्क बैंड। तो इस तरह से यहां पर जो डार्क बैंड है उस डार्क बैंड की यहां पर पहचान होती है। अब क्या करेंगे, ये पहली प्रोसेस कंप्लीट हो गई। मान लेते कहीं पर हत्या हुआ है, क्या कोई अपराध हुआ है या पितृस्थ विवाद है, तो उसमें सबसे पहला नमूना यहां पर ले लिया गया। उस नमूने का यहां पर एक्सरे पेपर पर उसकी फोटो ले ली गई। अब इस प्रक्रिया को जितने भी वहां पर संभावित व्यक्ति होंगे सभी के डीएनए को लेकर के सेम इसी प्रकार की प्रोसेस करेंगे, और अंतिम में जिसका जो है जो डीएनए होगा, जिसका भी डीएनए यहां पर आकर के इसमें मिल जाएगा, जिसका भी यहां पर जो है इस एक्सरे जैसे यहां बना है उसी प्रकार का सेम यहां पर जो डीएनए बन रहा है। फिर से एक्सरे पेपर दूसरा वाला, तो जिसमें इस प्रकार की प्रक्रिया सेम बन जाएगी, यानी कि सेम, यानी कि डार्क बैंड ऊपर ऐसे ही, ये फिर लाइट बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट लाइट डार्क, लाइट लाइट, और ये डार्क बैंड। तो इस तरह से जिसका एकदम सेम मैच करेगा वही व्यक्ति अपराधी होगा, वही व्यक्ति अपराधी होगा। एक चीज और ध्यान देना कि ये डार्क बैंड और लाइट बैंड बना, इसका सीक्वेंस है, चाहे वो सगे संतान ही क्यों ना हो, सगे भाई हो, तो भी उनका ये जो डार्क बैंड और लाइट बैंड है ये कभी मैच नहीं करेगा सेम है। पिता पुत्र है तब भी मैच नहीं करेगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा जो है मतलब समानताएं ज्यादा होंगी, भिन्नताएं कम होंगी, लेकिन भिन्नताएं निश्चित रूप से पाया जाए, 1% होगा लेकिन निश्चित रूप से भिन्नता होगी। तो यहां पर क्या होता है, एक सीक्वेंस उसका ज्ञात कर लेते हैं। पितृस्थ विवाद में होता है क्या कि उसका जो माता पिता और पुत्र होता है या कोई भी ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति है, उससे उसका डीएनए का जो प्रतिरूप है वो कुछ कुछ मैच करता है। ये नहीं कि पूरा का पूरा जो है वो मैच करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, सबका डीएनए में, सबके डीएनए जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसके जीन जो न्यूक्लियोटाइड अलग अलग खंडों पर होते हैं, और सब में पैलिंड्रोम अलग अलग खंड पर होता है, सब में जो है वेंटियार अलग अलग खंड में पाए जाते हैं, और सब में डार्क बैंड या लाइट बैंड अलग अलग ही प्रकार के बनते हैं। बस जो अधिक समान है, अधिक जिसके अंदर रिलेशन ज्यादा है, ब्लड का रिलेशन है, उनमें समानताएं अधिक होंगी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हो कि पूरी तरह से समान हो। तो ये जो पूरा टॉपिक था ये था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। काफी आसान सा टॉपिक था। तो देखे होंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रकार बनाया था, 5 स्टेप से गुजराया जाता है। सबसे पहले आइसोलेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्लीवेज आप डीएनए करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटते हैं। नेथन एंड स्मिथ 1970 में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से इसको प्राप्त किए थे। हालांकि अब तक 900 से भी अधिक प्रकार के एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज हो चुकी है। उसके बाद जो है इसमें बीएनटीआर भी पाया जाता है, क्लीवेज के तहत डीएनए का, उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है। बाइंडिंग प्रोब, फिर एक प्रोब लिया जाता है, प्रोब पहले से ही बनाया हुआ रहता है, जो क्या नाम है, प्रयोगशाला में पहले से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वहां पर जो है रेडियोधर्मिता से चिन्हित होता है, और उस जो प्रोब है उस प्रोब को डीएनए के साथ मिलाते तो प्रोब जाकर के बीएनटीआर खंड से जुड़ जाता है, और जब उसका एक्सरे पेपर पर जो एक्सरे फिल्म पर जो है उसकी प्रतिलिपि ली जाती है तो वहां पर उसके जो डार्क और लाइट बैंड वहां पर प्रदर्शित होता है। इस प्रकार से जो डीएनए होता है उस डीएनए का फिर जो है डीएनए के जांच के द्वारा किसी भी अपराधी को जो है पकड़ना आसान हो जाता है। तो ये यहां पर था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। धन्यवाद।